हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के कंक्लूडिंग पोर्शन पे है। इज दैट क्लियर क्लास की हमने चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है एक्सप्लेनेशन पोर्शन वो कवर कर लिया है एंड टुडे वी वुड बी कंक्लूडिंग द चैप्टर। तो क्लास आज जब हम कंक्लूजन स्टार्ट कर रहे हैं तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे एक तरह से चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी हमने जो भी पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सब कुछ उस सब की समरी है आज के टॉपिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आ जाता है कि इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्लास अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दिया था? कॉलोनियल, बैकवर्ड, डिप्लीटेड, सेमी फ्यूडल। अब आप सोचेंगे इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है? कॉलोनियल बना दिया था, क्या मीनिंग है? बैकवर्ड कर दिया था, क्या मीनिंग है? डिप्लीटेड कर दिया था। तो डोंट वरी क्लास, हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या मीनिंग है कि इंडिया को एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया था, क्या मीनिंग है इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया था, डिप्लीटेड, सेमी फ्यूडल। हर एक वर्ड का मीनिंग हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लास कॉलोनियल इकोनॉमी। क्लास मैंने आपको जैसे बताया ये पूरे चैप्टर की हमारी समरी है, तो जो भी टर्म्स यहाँ पे आएंगी वो आपके लिए ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, आप उनके बारे में पढ़ चुके हो। जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर क्या है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। या क्लास पहले ये समझो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स थे जब वो किसी भी कंट्री पे रूल करते थे तो वो उसे एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाना चाहते थे। समझ रहे हो? ब्रिटिश कॉलोनी यानी ब्रिटिश का मतलब एक समझ लो उनका एक टाइप था ये कि वो जिस भी कंट्री के ऊपर रूल करते थे, ठीक है, उसे वो कॉलोनी बोलते थे, ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, तो जो इंडिया में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुई यानी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया वो अराउंड 200 ईयर्स है। कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। 200 साल इंडिया जो था वो ब्रिटिशर के अंडर रहा है, उनका गुलाम रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना डीप इम्पैक्ट पड़ा होगा उस चीज का इंडिया पे। अब समझो ध्यान से, इस पॉइंट के अंदर जब आप एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो आपको 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है। वो 3 पॉइंट्स क्या? नंबर 1, ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। हम पढ़ चुके हैं पॉइंट ड्रेन ऑफ वेल्थ का कि इंडिया जो भी सामान एक्सपोर्ट करता था उसका जो भी पैसा आता था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे। वो जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उसमें वो पैसा लग जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो उस सारे पैसे को यूज करते थे, जो भी ब्रिटिशर्स के ऑफिस थे। तो मतलब ये हम पढ़ चुके हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कि सारा का सारा पैसा जो इंडिया का सामान एक्सपोर्ट करके आता था वो सारा का सारा पैसा ब्रिटेन यूज करता था। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, तो मैं वहां उसको नहीं उठा रही हूँ। ड्रेन ऑफ वेल्थ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप भूल गए हो क्लास तो डोंट वरी, आप ये फॉरेन ट्रेड वाले सेक्शन में जाओ और वहां पे जो लिंक है वीडियो का आप वो देखो उसको, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बार रिवाइज हो जाएगा। जिनको याद है वेल एंड गुड। तो ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया चीप रेट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट्स पे ले जाते थे, सस्ते रेट पे, और उसी रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड गुड्स बनाते थे तो वो इंडिया में महंगे रेट पे लेके आते थे। तो बेसिकली आप देख रहे हो क्लास किस तरह वो इंडिया को यहाँ पे अपने पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। डिपेंडेंट समझते हो? मतलब इतना गरीब कर दो उन्हें, इतना उनको मतलब बैकवर्ड कर दो कि वो हमेशा ब्रिटिश कॉलोनी बन के रहे, मतलब हमेशा ब्रिटिशर्स के अंडर रहे। क्योंकि अगर पैसा आ गया किसी कंट्री के पास है, वो कंट्री के पास पावर आ गई तो वो तो ब्रिटिशर्स को उठा के बाहर कर देगी। तो ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया के पास कभी इतना पैसा ही मत छोड़ो, इंडिया का इतना बुरा हाल करके रखो कि वो हमेशा ब्रिटिश कॉलोनी बन के रहे, मतलब हमेशा ब्रिटिशर्स के अंडर रहे। ठीक है, समझो इस बात को ध्यान से। तो कॉलोनियल इकोनॉमी अराउंड 200 ईयर्स रही, दिस यू हैव टू मेंशन। देन यू विल मेंशन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से कितना पैसा बाहर जाता था। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया चीप रेट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स का मेन क्या एक तरह से फोकस रहता था
कि जो फूड क्रॉप्स ना उगाए फार्मर्स, उसके बदले वो कैश क्रॉप्स उगाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश क्रॉप्स क्लास? वो क्रॉप्स जिनको बेच के ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा अर्निंग होती थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिगो, टी, कॉफी, कि जिसको फार्मर्स उगाए, ब्रिटिशर्स बेचे और ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा कैश मिले, और वो सारा कैश कहाँ जाए? ब्रिटेन। थर्ड पॉइंट क्लास, जब मैंने अभी आपको बताया कि 200 ईयर्स की एक्सप्लॉयटेशन थी, तो 200 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का इम्पैक्ट था, जो ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट था इंडिया में, बहुत डीप था। बहुत साल लग गए हमें उस चीज से बाहर निकलने में। ठीक है क्लास, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, कॉलोनियल इकोनॉमी। यस क्लास 12 स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और बहुत ध्यान से आपको सुनना है, एंड ये भी बहुत ध्यान से सुनना है कि आपको अपने आंसर शीट्स में क्या लिखना है। ठीक है, तो फुल फोकस, 100% अटेंशन टुवर्ड्स द क्लास। जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट कर दिया था? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। पहले हम समझेंगे इस पॉइंट के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम, देन वी वुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। दोनों पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखोगे तब इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है क्लास? लैंडलॉर्ड टेनेंट सिस्टम। लैंडलॉर्ड मींस जमींदार और टेनेंट मींस फार्मर्स। हम सिस्टम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जमींदार वर दी ओनर्स ऑफ लैंड, उनकी जमीन अपनी होती थी, वो मालिक होते थे जमीन के। एंड जिन फार्मर्स, जो गरीब फार्मर्स जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी खेती करने के लिए, वो जमींदार की जमीन पे काम करते थे और उनको लगान देते, रेंट देते थे। जैसे किसी के पास अपना घर नहीं होता, किराए के घर में रहता है, रेंट देता है। सिमिलरली जो टेनेंट्स थे, फार्मर्स थे, ये जमींदार की जमीन पे काम करते थे और उनको इन रिटर्न क्या देते थे? रेंट देते थे। तो क्लास इस सिस्टम के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। ये जो सिस्टम था, ये बहुत ही क्रूअल एंड हार्श सिस्टम था। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार थे, दे यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रेंट लेते थे वो फार्मर से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन। फार्मर कितना पुअर है, उसकी क्या पता सारी फसल खराब हो गई हो, बट डजंट मैटर, जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बहुत ही क्रूअल सिस्टम था, वो बिना किसी फीलिंग्स के उनसे हाई रेट ऑफ लगान लेते थे। तो लगान लेने को तो बहुत हाई रेट ऑफ रेंट लेते थे वो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। अब क्लास ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको सुनो। वैसे तो क्लास हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादा कोई खास इंडिया में कैपिटल इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करी थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री याद है ना? वो इंडस्ट्री जो मशीन टूल्स बनाती है फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, याद होगा आपको अच्छे से। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में कोई कैपिटल इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी थी, बट फिर भी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज उन्होंने इंडिया में सेट करी थी। तो जब फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में सेट हुई थी ना, तो जो लोग हैं वो दो क्लासेस में डिवाइड हो गए थे। कौन सी दो क्लासेस? एक तो कैपिटलिस्ट मतलब वो जो उस इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, जिन्होंने वो इंडस्ट्री स्टार्ट करी है, और बाकी लोग क्या बन गए थे? लेबरर्स। लेबरर मीन्स वही मजदूर जो दिहाड़ी पे डेली उन फैक्ट्रीज में, उन इंडस्ट्रीज में काम करते थे। तो आप समझ रहे हो क्लास अच्छे से कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ने क्या करा था? इंडियन पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। जो फैक्ट्री के ओनर्स थे, जो मालिक थे, वो तो बन गए कैपिटलिस्ट, उनका एक रुतबा हो गया और मतलब बड़े हाई क्लास लोग। और बाकी इंडियन पॉपुलेशन जो उन फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर, एज अ लेबरर काम करती थी, उनकी क्लास बन गई लेबरर। यानी टू क्लासेस में इंडस्ट्रीज ने इंडिया को डिवाइड करा, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। इज दैट क्लियर क्लास? तो यानी जब आपको सेमी फ्यूडल इकोनॉमी पॉइंट पेपर में एक्सप्लेन करना है, तो आप उसके अंदर पहले फ्यूडल सिस्टम बताएंगे, जिसके अंदर वो जमींदारी सिस्टम है कि जमींदार यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान फ्रॉम द फार्मर्स irrespective of the financial condition. And second you will mention about capitalist system की मॉडर्न इंडस्ट्री के सेट होने के बाद दो क्लासेस बन गई थी, एक कैपिटलिस्ट और एक लेबरर्स। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्लास जैसे ही ये पॉइंट एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आपको स्टैग्नेंट इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखनी है। आप पहले इसको समझो, व्हाट इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब ऐसे होता है क्लास, जो ग्रो नहीं करता, जो एक पॉइंट पर रुक जाता है, जो एक पॉइंट पे आके रुक जाए, अब उसके आगे ग्रोथ नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। तो या तो हम स्टैग्नेंट
का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एक पॉइंट पे आगे कहीं रुक जाए, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही हो। एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी का भी वही मतलब है कि जिस इकोनॉमी की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्या जो डेफिनेशन है, एन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी 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 लो रेट, मतलब ना के बराबर ग्रोथ हो रही है, रुकी हुई है वो एक जगह पे, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मतलब कि अगर हम इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो वो इतने लो रेट पे थी कि वो ना के बराबर है, कि वो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, वो रुकी हुई है एक जगह। जहां इंडिया थी वो वहीं के वहीं है, उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि जो ग्रोथ हो रही थी ना क्लास, वो वेरी 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 लो रेट, बहुत कम रेट पे ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट, जो हमारी कंट्री का आउटपुट है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रही है, ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, 2% से कम। आप सोचो कितनी, मतलब ये मिनिमल ग्रोथ है कि ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, यानी ना के बराबर। ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट, अगर हम क्लास पर कैपिटा मींस आपको पता है ना, पर कैपिटा जो एवरेज होती है, तो अगर हम पर कैपिटा आउटपुट की बात करें तो आपको पता है कितनी ग्रोथ थी, 0.5%। अब आप क्लास ध्यान से देखो, ये दो चीजें अगर आपने एग्जाम में मेंशन नहीं करी तो इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन दी कि एक इकोनॉमी जो बहुत 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 लो रेट पे ग्रो कर रही है, यानी ना के बराबर ग्रो कर रही है। उसके बाद आपको अपनी बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स देने होंगे कि उस टाइम हमारा जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था, उसका ग्रोथ रेट देखो ना के बराबर है, लेस देन 2%। क्या होता है, और वो भी छोड़ो, पर कैपिटा आउटपुट अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करें, पर कैपिटा इनकम जैसे आपको पता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा आउटपुट मींस टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो एक एवरेज आउटपुट हमारा 0.5% था, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही थी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी डेफिनेशन एंड ये दो फैक्ट्स आपको जरूर देने हैं क्लास टू प्रूव योर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया जो थी बहुत पिछड़ी हुई और बैकवर्ड इकोनॉमी बन के रह गई थी। व्हाट वाज द रीजन, उसके क्लास 5 to 6 रीजंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली मेंशन करने एग्जाम में। नंबर 1 इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम था हमारा। मींस जो एक लैंड पे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी, हम उसके अकॉर्डिंग बहुत कम प्रोडक्शन कर पा रहे थे। उसका रीजन क्या था, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे पास अच्छी HYV सीड्स नहीं थी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के लिए वी वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, तो ऑब्वियस बात है जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, द आउटपुट प्रोड्यूस पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो बहुत कम था। एक लैंड पे जितना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए उससे बहुत कम इंडिया प्रोड्यूस कर रही थी। लो पर कैपिटा इनकम, यानी जो एवरेज इनकम थी इंडियन की वो बहुत कम थी। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। मास इलिटरेसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन द डेमोग्राफिक कंडीशन पोर्शन। तो क्लास आप देख सकते हो बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट ज्यादा था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इलिटरेसी बहुत थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये भी डिस्कस करा था, जिसमें फीमेल इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो बच्चे थे जो बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर इन्फेंट होते हैं, दे वर डाइंग एट अ वेरी हाई रेट, उनका जो डेथ रेट था वो बहुत हाई था। तो ये सब पॉइंट्स क्लास क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया कितनी बड़ी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, कितना ज्यादा पीछे थे हम। ओके क्लास, तो सिंपल पॉइंट है, just you have to mention 5-6 reasons of the backwardness of Indian economy. Yes class, next point is depleted economy. Depleted means depreciated economy. आपने अकाउंट्स में इस टर्म को बहुत अच्छे से समझा होगा, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और जो नहीं है वो भी इस चीज को समझो। डिप्लीटेड डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि जब आपके फिजिकल एसेट्स जैसे मशीनरी और जो प्लांट्स एंड मशीनरी टूल्स हैं, जब ये एक्सेसिव यूज हो जाता है ना इनका, तो ये थोड़े बहुत वियर एंड टियर हो जाते हैं, इनमें थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं। तो एक टाइम आ जाता है जब आपको ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। डिप्लीटेड या डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता पुराने फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने का विद अ न्यू वन।
इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो क्लास, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय डिप्लीटेड इकोनॉमी? तो समझो, जैसे क्लास आपकी फैक्ट्री है, उसमें 10 मशीन्स है, आपको 10 मशीन्स को यूज करते हुए 15 ईयर्स हो गए, यू आर यूजिंग देम, यूजिंग। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मशीन्स की जो हालत है वो इतनी खराब हो जाएगी दैट यू नीड टू रिप्लेस दोज मशीन्स विद अ न्यू वन। ठीक है, तो ये करना ही पड़ता है आपको। आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो आप इसे न्यू से रिप्लेस करते हो। आपके घर में कोई मशीन है जो बहुत वॉशिंग मशीन है जो बहुत यूज हो गया, उसका 15-20 ईयर्स वो पुरानी हो गई, तो अब एक नीड होती है कि उसको रिप्लेस करना पड़े। बट डिप्लीटेड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है वेयर देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स विच हैव बीन डेप्रिशिएटेड। यानी जो फिजिकल एसेट्स खराब हो चुके हैं, बिल्कुल जिनकी हालत खराब हो चुकी है, जिन मशीन्स की हालत खराब हो चुकी है, इक्विपमेंट्स की हालत खराब हो चुकी है, उनकी रिप्लेसमेंट की कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती। वो घिसी पिटी मशीन से ही काम चल रहा है, उनकी रिप्लेसमेंट की कोई अरेंजमेंट नहीं है। उसे बोलते हैं क्लास डिप्लीटेड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? तो डिप्लीटेड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर देयर इज नो अरेंजमेंट मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। ठीक है, अब क्लास ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो अपने नॉर्मल कैपेसिटी से भी ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा था, क्योंकि वॉर के टाइम पे बहुत मशीन्स, टूल्स, बहुत सारी चीजें चाहिए थी जो वॉर के लिए वहां पे सोल्जर्स को या वहां पे जो आर्मी को रिक्वायरमेंट थी, शूज की एंड यूनिफॉर्म की और गन्स की, बहुत सारी चीजें थी जिनकी आर्मी को रिक्वायरमेंट थी। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन इंडस्ट्रीज अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा काम कर रही थी। जितना एक फैक्ट्री को काम करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज से काम लिया जा रहा था। तो क्लास जब आप एक फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, एक्सेसिव यूज ले रहे हो आप मशीन्स एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, तो ये ऑब्वियस बात है कि वो जल्दी खराब हो जाएंगे, डेप्रिशिएट हो जाएंगे, उनमें वियर एंड टियर आ जाएगा। तो जैसे जैसे वो मशीन्स खराब होने लगी, टूल्स खराब होने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं करी थी उनको रिप्लेस करने के लिए। तो जैसे इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो जो हमें जिस हालत में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज मिली, उनकी बहुत ही बुरी हालत थी। उनकी मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की इतनी बुरी हाल थी एंड इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें रिप्लेस कर सके। तो हमें जो इकोनॉमी मिली थी वो डिप्लीटेड इकोनॉमी मिली थी। तो ठीक है क्लास, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना, आपको वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेंशन जरूर करना है एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको डिप्लीटेड इकोनॉमी की डेफिनेशन देनी है कि वो इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू रिप्लेस द डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट। उसके बाद आप बताओगे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको उनसे एक्सेसिव काम लिया गया, एक्सेसिव यूज लिया गया, जिसकी वजह से क्लास ऑब्वियस बात है कि वो जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स, उनकी हालत खराब हो जाएगी। और ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं करा था कि उन जो वो डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट्स उनको चेंज करे। तो जब ब्रिटिशर्स गए इंडिया को छोड़ के, तो इंडिया को जो इकोनॉमी मिली वो पूरी तरह से डिप्लीटेड, डेप्रिशिएटेड थी। सारे अंजर पंजर ढीले मिले मशीन्स के, टूल्स के, इक्विपमेंट्स के। इज दैट क्लियर क्लास? आप समझ लो डिप्लीटेड इकोनॉमी। इसकी डेफिनेशन जरूर लिखना क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास। यस, लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक क्लास, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। क्लास इस पहले पॉइंट के एक्सप्लेनेशन को समझो तो आपको इस कंप्लीट वर्ड का एंड टॉप हेडिंग का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। क्लास ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। आप बचपन से सुनते आ रहोगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को यूनाइटेड नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि जैसे यूनाइट होती इंडिया पूरी तो ब्रिटिशर्स को कब का बाहर निकाल दिया होता। तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा रूल करने की पॉलिसी क्या रखी, डिवाइड एंड रूल, कि आपस में डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रखो, डिस्क्रिमिनेशन रखो, ताकि ये आपस में ही झगड़ते रहें और कभी भी एक होके ब्रिटिशर्स से ना झगड़े। समझो डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कास्ट, रिलीजन इंडिया में वो आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहें ताकि कभी भी वो यूनाइट होके एक पावर बनके ब्रिटिशर्स को बाहर ना निकाल सके। तो उन्होंने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करा बिटवीन डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, इन सब के में हमेशा ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेशन रखा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जाते जाते ब्रिटिशर्स ने अपने इस पॉलिसी से क्या करा, पार्टीशन। अल्टीमेटली इंडिया का ज्योग्राफिकली पार्टीशन हो गया एंड 2 कंट्रीज जो डेवलप हो गई, इंडिया
एंड वन पाकिस्तान, जिसके रिपरकशंस हम अभी तक देख रहे हैं क्या हुआ है। अच्छा, पार्टीशन से इंडिया को क्या नुकसान हुआ? इंडिया को दो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यू टू पार्टीशन। नंबर वन, रिफ्यूजीज। जितने भी हिंदूज थे या जो पाकिस्तान के लोग थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, इंडिया आना चाहते थे, वो सब लोग वहां से भाग के इंडिया आ गए। अब वो बन गए रिफ्यूजीज। अब उन रिफ्यूजीज की रिहैबिलिटेशन करना कि भाई उनको सही जगह देना, उनको घर देना, उनको खाने के लिए भाई खाना देना, कपड़े देना, प्रॉपर मतलब उन्हें रिहैबिलिटेट करना क्लास, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया ने फेस करी बिकॉज लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिफ्यूजीज। अब उनको रिहेबिलिटेट करना जो था वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा टास्क बन गया। भाई सीधा वो तो अपना घर, वहां बिजनेस, वो तो भाग के आए बस किसी तरह वहां से अपनी जान बचा के। जो लोग पाकिस्तान से पार्टीशन में इंडिया है वो अपना घर वर सब छोड़ के सीधा भागे यहाँ पे एज इट इज। अब उनको सेटल करना इंडिया में was not an easy task. Lakhs of people अपना कारोबार, जैसे अपना business, अपना घर, everything they left in Pakistan and just came to India. Now it was a big task for the Indian government to settle those refugees. Second important point, इंडिया में shortage of raw material हो गई। हमें स्पेशली कॉटन एंड जूट की बहुत कमी हो गई इंडिया में। वाई? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड, खास करके द लैंड प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड जूट वेंट टू पाकिस्तान। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फर्टाइल लैंड, मेजॉरिटी ऑफ द कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान, जिस वजह से इंडिया में शॉर्टेज हो गई। एंड स्पेशली मेंशन द रॉ मटेरियल, स्पेशली मेंशन द क्रॉप वाज कॉटन एंड जूट। तो मोस्ट ऑफ द एरियाज विच वर प्रोड्यूसिंग कॉटन एंड जूट वेंट टू पाकिस्तान। तो क्लास आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि जो ब्रिटिशर्स की मेन पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करा डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट लोगों के बीच में। एज अ रिजल्ट इंडिया वाज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से इंडिया को सबसे पहले प्रॉब्लम हुई कि लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज को सेटल करना। एंड सेकंड, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। तो क्लास ये पूरे चैप्टर की आपकी समरी थी। जितने भी हमने ये 6 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये पूरे चैप्टर का एक तरह से कंक्लूजन है कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लास। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट क्लास, यू कैन लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।